हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 ने लास्ट 10 सालों में कितना रिटर्न दिया और उसके मुकाबले निफ्टी 50 में जो कंपनीज है उनके फंडामेंटल्स में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इन दोनों के बीच में हम लोग रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करेंगे और हम सीखेंगे कि कैसे हमको फ्यूचर अर्निंग्स प्रेडिक्शन करना है और फ्यूचर रिटर्न कैसे हम लोगों को जज करना है, वो भी हम। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 10 साल का निफ्टी 50 का रिटर्न लिस्ट डाउन किया हुआ है और हम लोगों ने लास्ट 10 ईयर्स का ईपीएस डेटा भी लिस्ट डाउन किया है। सो व्हाट इज ईपीएस? ईपीएस इज नथिंग बट अर्निंग पर शेयर। दैट मीन्स निफ्टी 50 में जो भी 50 कंपनियां हैं उसके टोटल नेट प्रॉफिट को मिला के ऐड करके जो डेटा आएगा, उस टोटल नेट प्रॉफिट को अगर हम टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स से, सारे कंपनीज के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हर एक शेयर कितना प्रॉफिट कमा के दे रहा है वो डेटा हमको यहाँ पे मिलता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक शेयर का अर्निंग 245.19 है निफ्टी 50 में, जो कि नेक्स्ट ईयर 2014-15 में बढ़ के 262.22 हो गया और सब्सिक्वेंटली वो बढ़ता गया। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे कॉलम दिख रहा होगा, वहाँ पे हम लोगों ने ईपीएस ग्रोथ लिस्ट डाउन किया है, जो ये बताता है कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल निफ्टी में जो फंडामेंटल ग्रोथ आया है अर्निंग्स में, वो कितना परसेंट का ग्रोथ आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि 2013-14 के मुकाबले 2014-15 में निफ्टी में 7% का ग्रोथ आया है, लेकिन उसके कंपैरिजन में रिटर्न 30.27% था। ठीक है, चलिए वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो कॉलम है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है CAGR 10 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ईयर है 2014-15 या 2013-14, इससे 10 साल पहले अगर आप इन्वेस्ट करते तो 10 साल तक ये 14% का रिटर्न देता आपको। दैट मीन्स 2003 और 2004 के फिनेंशियल ईयर में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते, अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो 2013-14 तक ये आपको 14% का रिटर्न कंपाउंडेड बेसिस पे देता। जो इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ के हो जाता, 1 लाख अगर इन्वेस्ट करते, जो बढ़ के आपका हो जाता 3,70,722, विच इज वे मोर देन what FD is offering nowadays. So anyways 40% 14% is a phenomenal return. ठीक ऐसे ही हम लोग 10 साल का डेटा देखेंगे कि निफ्टी 50 कितना रिटर्न दे रहा है, उसके मुकाबले CAGR लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न हमको कितना मिल रहा है, उसके मुकाबले ईपीएस में मतलब कंपनी का फंडामेंटल में कितना ग्रोथ आया, और हम लोगों को फ्यूचर में क्या करना चाहिए ताकि हम इस रिलेशनशिप के बेसिस पे एक करेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाए। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2013-14 में निफ्टी ने 16% का रिटर्न दिया, उसके मुकाबले ईपीएस कितना था 245। सो 16% इज एन एक्सीलेंट रिटर्न। नेक्स्ट ईयर आप देखोगे 2014-15 को 30% का रिटर्न दिया, वेयरएज ईपीएस सिर्फ 245 से बढ़ के 262 हुआ। दैट मीन्स 7% का ही ग्रोथ आया फंडामेंटल्स में। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 7% की ही बढ़ोतरी आई, लेकिन यहाँ पे निफ्टी ने जो रिटर्न दिया वो 30% का रिटर्न दिया। दैट मीन्स निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? निफ्टी के जो कंपनीज है उसके वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गए होंगे और जो स्टॉक्स है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए होंगे, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट हमको नेक्स्ट ईयर दिखने को मिला। जो कॉन्सोलिडेशन आया उसमें निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया। इसीलिए जब बहुत ही कोई स्टॉक या इंडेक्स अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए तो वो सेलिंग टाइम होता है और उस टाइम में स्टॉक सेल कर देना बेटर डिसीजन होता है। लेकिन इन्वेस्टर कम्युनिटी क्या करते हैं उस टाइम में? ग्रीड और पीक करता है, तो हम लोग और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ये एक्सपेक्टेशन में कि हमारा स्टॉक प्राइस इन्फिनिटी लेवल तक बढ़ता जाएगा और हमारा पैसा बढ़ता जाएगा। लेकिन वो जो ग्रीड है वो हमारे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर देता है और उसका डायरेक्ट रिजल्ट हमको 2015 और 2016 में हमको देखने को मिला, जहां पे निफ्टी ने अंडर परफॉर्म करते हुए नेगेटिव 8.93, दैट मीन्स नेगेटिव 9% का रिटर्न दिया। वेयर एज निफ्टी का जो फंडामेंटल ग्रोथ है 262 से बढ़ के 284 हुआ था उस साल। दैट मीन्स निफ्टी का जो अंडरलाइंग फंडामेंटल रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 9% का था। सो क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया था निफ्टी ने, तो उसको यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ईयर में 2016-17 में, जहाँ पे निफ्टी ने 17.31% का रिटर्न दिया, वेयर एज फंडामेंटल्स में सिर्फ 2.91% का ही ग्रोथ देखने को मिला।
अभी चलते हैं नेक्स्ट ईयर 2017-18 में निफ्टी ने 11% का रिटर्न दिया। उसके मुकाबले जो फंडामेंटल ग्रोथ है वो कितना था? ईपीएस ग्रोथ 16% था। आप पूछोगे 16% का फंडामेंटल ग्रोथ में क्यों सिर्फ 11% का रिटर्न आया? क्योंकि यहाँ पे 2% के फंडामेंटल ग्रोथ में निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया था 17% का। सो यहाँ पे ये जो 16% का रिटर्न है उसके बावजूद निफ्टी ने सिर्फ 11% का रिटर्न दिया, क्योंकि स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव थे और यहाँ पे 17% का रिटर्न देने के बाद स्टॉक्स कंसोलिडेट हुए। सो 2018-19 में क्या हुआ? निफ्टी ने 11.60% का रिटर्न दिया, लेकिन उसके मुकाबले जो ईपीएस, जो फंडामेंटल ग्रोथ था कंपनीज में, वो 21.40% का था। तो आइडियली यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होना था, जो जिसके मुकाबले रिटर्न काफ़ी कम था। तो हम बोल सकते हैं कि निफ्टी ने यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया। सो आवर एक्सपेक्टेशन वुड हैव ग्रोन फॉर द नेक्स्ट ईयर। हम लोग सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट ईयर अभी हम लोगों को बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, जो कि हो भी सकता था, लेकिन नेक्स्ट ईयर एक बड़ा इवेंट हुआ जिसके वजह से निफ्टी ने नोज डाइव करते हुए -26% का रिटर्न दिया, जहाँ पे निफ्टी के जो अंडरलाइंग कंपनीज है उसमें 9% का ईपीएस ग्रोथ आया था। तो इसका मेन रीज़न क्या था? आप सभी को पता है, उस 2019-20 में पेंडेमिक का टाइम था और पेंडेमिक के वजह से ओवरऑल जो मार्केट में सेंटीमेंट था वो बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट था, बहुत ही पैनिक वाला सिचुएशन था। तो उसके वजह से निफ्टी नोज डाइव करते हुए माइनस में रिटर्न दिया, वेयरएज ईपीएस जो फंडामेंटल ग्रोथ था वो पॉजिटिव पे था। तो उसके ही नेक्स्ट ईयर पे 2020-21 पे आप देख सकते हो कि ये आप लास्ट 10 इयर्स का सबसे हाईएस्ट रिटर्न निफ्टी ने दिया। सो इट एक्चुअली आउट परफॉर्म्ड ऑल द प्रीवियस ईयर्स एंड गेव ए रिटर्न ऑफ 72%, विच इज अ फिनोमिनल रिटर्न। लेकिन उसके मुकाबले ईपीएस ग्रोथ कितना था? ओनली 20%। अगर आप लास्ट 2 साल का ईपीएस ग्रोथ को ऐड भी कर देते हो, फिर भी निफ्टी के रिटर्न का इक्विवेलेंट ग्रोथ नहीं होता। तो ये क्या दर्शाता है कि निफ्टी में जो तेजी आई 2020-21 में, 2020-21 में जो रिटर्न निफ्टी ने दिया वो काफ़ी ज़्यादा था कंपेयर टू फंडामेंटल रिटर्न्स। फंडामेंटली कंपनी में जितना परफॉर्मेंस दिखाया उसके मुकाबले निफ्टी में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा दिए इन्वेस्टर्स को। सो ये सूनर और लेटर कंसोलिडेट होना ही था। सो नेक्स्ट ईयर आप देख सकते हो ये डाउन होके 17.47% का रिटर्न दिया, वेयरएज फंडामेंटली कंपनीज 40% ग्रो किए। यहाँ पे 40% से ज़्यादा हम लोगों को रिटर्न मिलना था, क्योंकि लास्ट ईयर निफ्टी आउट परफॉर्म किया और कंपनीज का जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे। तो फंडामेंटल्स के इक्विवेलेंट रिटर्न हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिला। ठीक सेम चीज़ आपको 2022-23 को भी देखने को मिला कि निफ्टी यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर रहा था। कि निफ्टी का अंडर परफॉर्म करने का एक ही रीज़न था, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ईपीएस यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में था। इसका रीज़न यही था कि 2 साल पहले अगर कोई इंडेक्स आपको 72% का रिटर्न देता है तो ये नेक्स्ट 2 साल तक कंसोलिडेट होना ही है। अगर स्टॉक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो फिर उसमें करेक्शन आना ही है और नेक्स्ट 2 इयर्स का रिटर्न इफेक्ट होना ही है। हम अगर प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा देखें कि जब भी निफ्टी ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया, उसके नेक्स्ट ईयर ही उसमें कंसोलिडेशन आया और नेगेटिव रिटर्न दिया। ये सिमिलर इवेंट यहाँ पे भी प्ले आउट हुआ। निफ्टी ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को, उसके नेक्स्ट 2 साल हमको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला कंपेयर टू फंडामेंटल परफॉर्मेंस। तो क्योंकि निफ्टी अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है 2022-23 में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन हमको अगर रिटर्न कमाना है तो हमको स्टॉक्स में बने रहना पड़ेगा। सो आप पूछोगे कि आपने ये वाला कॉलम क्यों ऐड किया? तो फिर CAGR 10 ईयर्स वाला ये कॉलम इसलिए ऐड किया क्योंकि आप इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप किसी साल पैसा कमाएं, किसी साल पैसा आपने खोया,
किसी साल आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, किसी साल आपने पैसा खोया, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपको, आप अगर 10 साल तक किसी भी इंडेक्स में बने रहते हो तो आपको मिनिमम 12 से 13% का रिटर्न मिलना ही है। यहाँ पे पूरे 10 साल, यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स का 10 ईयर्स का CAGRs अगर आप देखोगे, बारिंग 1920 टू 1920 जो कि पैंडेमिक अफेक्टेड ईयर था, जिसमें स्टॉक मार्केट्स बहुत ही नीचे चले गए थे, शेयर प्राइस बहुत ही नीचे चले गए थे, बारिंग दैट ईयर बाकी सारे सालों में आप देख सकते हो 10 ईयर्स का CAGR रिटर्न डबल डिजिट में ही है। आप 2022-23 में यहाँ पे आप देख सकते हो CAGR 10 ईयर्स का मैंने दिया हुआ है 12% का रिटर्न। मतलब 2013-14 में अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते, अगर 2013-14 में आप 1 लाख इन्वेस्ट करते तो 2022-23 तक आपका वो 1,03,10,584 हो जाता, जो कि 12% का रिटर्न है कंपाउंडेड बेसिस पे, विच इज़ मोर देन एनी FD और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट इज ऑफरिंग एट प्रेजेंट। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी इंडेक्स में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हो तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किस साल में आपने नेगेटिव कमाया या फिर किसी साल में आपने बहुत ज़्यादा कमाया, आप अगर लॉन्ग टर्म तक पोजीशन होल्ड करके रखते हो तो आपको डबल डिजिट रिटर्न ही मिलेगा। अगर किसी साल आपका किसी पेंडेमिक या वॉर के वजह से बहुत ज़्यादा रिटर्न कम दिख रहा है, देन ऑल्सो यू शुड होल्ड योर पोजीशंस। एज एन एग्जांपल आप यहाँ पे देखो 2019-20 में पैनिक में आकर अगर आप अपना पोजीशन सेल कर देते तो आपको पूरे 10 साल तक होल्ड करने के बावजूद 5% का ही रिटर्न मिलता। लेकिन आप अगर वही टाइम पे 1 साल और वेट कर जाते तो वही रिटर्न पूरे कंपाउंडेड बेसिस में 10% का होता। मतलब होल्ड आवर पोजीशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड डू नॉट गेट कैरीड अवे बाय एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। हमको अपना पोजीशन होल्ड करके रखना है और मिनिमम 10 से 11 साल का पोजीशन होल्ड करके रखना है अगर हमको डबल डिजिट रिटर्न कमाना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्यूचर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में प्लीज़ 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 शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।